चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। ठीक है, क्या है सर? गुड्स। गुड्स हम लोग बचपना में कितना चाहत रहता था ना कि टीचर से हम लोग को क्या लेना है, गुड्स लेना है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर करके गुड्स लेना है। तो वहाँ पे ये गुड्स का मतलब वो गुड्स मत समझ लेना जो अच्छा वाला गुड्स था। यहाँ गुड्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है। मान लो मेरा क्या है, पेन का बिजनेस है, तो मेरे लिए पेन क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मतलब जिस चीज़ का बिजनेस है वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। एग्जाम्पल लो, ये मेरा पेन बेचने का बिजनेस है, लेकिन हम अलमीरा लाए, अलमीरा मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। लेकिन अब मेरा अलमीरा बेचने का बिजनेस है, तो अलमीरा मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मतलब गुड्स वो चीज़ जिस चीज़ का आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। जिस चीज़ में हम लोग तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स बोलेंगे। अब अकाउंट्स में हम लोग गुड्स को कभी भी गुड्स बोल करके नहीं लिखते हैं। अकाउंट्स में गुड्स का दो नाम होता है, या तो वो परचेज होगा या तो वो सेल्स होगा। क्या होगा, या तो वो परचेज होगा या तो वो सेल्स होगा। कभी भी हम लोग गुड्स को गुड्स के नाम पे नहीं लिखते हैं। अब परचेज जो हम लोग करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परचेज। अब परचेज हम लोग कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट उधार में भी कर सकते हैं। उसी तरह सेल हम लोग कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में भी कर सकते हैं। क्लियर है? परचेज का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। मतलब सामान को, जिस चीज़ का हम लोग का बिजनेस है, वो चीज़ को हम लोग खरीद करके ला रहे हैं। किस लिए ला रहे हैं, फॉर रीसेल। देखो दो तरह का बिजनेस होता है। क्या होता है, मेरा ये पेन का बिजनेस है, ठीक है, पेन बेचने का। अब हम ये पेन दो तरह से बेच सकते हैं। या तो हम बना बनाया पेन कहीं और सप्लायर से लाएंगे बल्क में, सस्ता में, और थोड़ा पैसा रख करके हम क्या करेंगे, बेच देंगे प्रॉफिट रख करके। मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। रीसेल के लिए लाए और रीसेल कर दिए। अब मेरा बिजनेस क्या है, पेन को खरीद करके नहीं ला रहे, बल्कि हम खुद एक फैक्ट्री खरीदा, वहाँ पर एक पेन को क्या करें, मैन्युफैक्चर कर रहे, बना रहे हैं। तो वो भी क्या कहलाएगा, और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। सर नहीं समझा। देखो जब पेन कहीं से ला करके खरीद करके हम लोग बेच रहे हैं, वो पेन जो खरीद करके लाए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परचेज बोलेंगे। अब ये पेन बना रहे हैं, दूसरा सिनेरियो, पेन बना करके बेच रहे, तो बनाने के लिए पेन में क्या चाहिए हमको, प्लास्टिक चाहिए। यहाँ पे मान लो कैप का प्लास्टिक चाहिए, फिर जाके पेंट वगैरह जो भी मशीन वगैरह चाहिए वो सब सामान लाए। किस लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब ये पेन बनाने के लिए जितना भी खर्चा है, जो सामान खरीद के ला रहे, जैसे प्लास्टिक खरीद करके ला रहे, ये सब क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ कि नहीं बिजनेस का। तो मतलब सर रॉ मटेरियल भी खरीद करके अगर बिजनेस में लाइएगा तो इसको क्या बोल करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बोल करके ही रिकॉर्ड करेंगे। याद रहेगा भाई साहब। चलिए, वही बोल रहा है कि रीसेल के लिए लाओ या फिर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट जिसको हम लोग सेल करेंगे बना करके, तो परचेज के अंदर आएगा। क्लियर है भाई? चलो आगे आते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, जब सामान को बेचते हैं। अब ये पेन बन गया, या तो खरीद के लाए होंगे दुकान में, या फिर बनाए होंगे खुद से, दुकान में लाए, इसकी इसलिए सेल करने के लिए। तो द टर्म सेल इज़ यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। जिस चीज़ में हम लोग डील कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बेच रहे हैं। फॉर्म मतलब बिजनेस। बिजनेस जिस चीज़ का डील कर रहा है वो सामान को बेचेगा, तो उसको क्या बोल करके रिकॉर्ड करेगा, सेल्स बोल करके रिकॉर्ड करेगा, गुड्स नहीं बोलेगा। याद रहेगा? ठीक है, जब खरीद के लाएंगे तो क्या बोलेंगे, परचेज, और जब बेचेंगे तब क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्स। लेकिन वो गुड्स होना चाहिए। अगर हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, मेरे लिए बिजनेस का पेन का, तो फिर उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्नीचर क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। याद रहेगा भाई साहब? चलिए अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब क्या है, देखो हम आज 10,000 पेन लेकर के आए, 5,000 बेच दिए, दुकान में कितना मेरे पास रखा हुआ रहेगा, 5,000 सामान दुकान में मेरा पेन रखा हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक जो मेरा वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, दुकान में जो पड़ा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ये स्टॉक एक तरह का प्रॉपर्टी है कि नहीं है, एसेट्स है कि नहीं। सोचो मेरा 5,000 पेन जो दुकान में रखा हुआ, उसको बेच करके हम पैसा कमा लेंगे कि नहीं फ्यूचर में। तो जिस चीज़ से हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, जायदाद। जायदाद को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट, जिसका बेनिफिट एक साल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। स्टॉक कौन सा एसेट्स हुआ, करंट एसेट्स हुआ। ये टेंजिबल एसेट भी, जिसको छू सकते हैं। तो वह स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट, जिसको किसके पास रखा हुआ है, बिजनेस के पास रखा हुआ। किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। सब प्रोडक्शन मतलब देखो रॉ मटेरियल जो खरीद करके प्लास्टिक रखा हुआ है, कुछ सामान बचा हुआ होगा ना प्लास्टिक, दूसरा दिन उसको बनाएंगे, तो वो भी तो स्टॉक कहलाएगा।
पेन तो रखा हुआ है 5000, वो भी स्टॉक कहलाया, और रॉ मटेरियल जो खड़ा है मेरा दुकान में रखा हुआ है, इससे फ्यूचर में हम और पेन बनाएंगे, वो भी क्या कहलाता है, स्टॉक। और दोनों ही क्या होता है, एक एसेट्स है, क्योंकि इससे फ्यूचर में हम पेन बनाएंगे, अब पेन से हम लोग क्या करेंगे, बेच करके पैसा कमाएंगे फ्यूचर में। तो ये क्या होता है, स्टॉक एक एसेट्स होता है, वो भी कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स होता है, जिसका बेनिफिट हम लोग 1 साल के अंदर उठा लेते हैं। आगे आते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। परचेज कर करके लाते हैं हम लोग सामान, कुछ रीज़न की वजह से हम लोग बहुत बार ऐसा होता है ना, जो सामान खरीद के लाते हैं हम लोग क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, क्योंकि पसंद नहीं आता, क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, या कटा रहता है, छिटा रहता है, या फिर पुराना रहता है, या फिर तुम्हारा वही सेम माल हमको सस्ता में कहीं और से मिल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वापस कर देते हैं दुकानदार को। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। देखो यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, इसमें कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट लोग को। तो कैसे समझोगे, ऐसे समझो, परचेज करके पहले शुरुआत में मेरा घर पे आया दुकान में, अब हम क्या किया, वापस कर दिया, तो मेरे पास से क्या हो रहा है, चले जा रहे हैं ना, आउटवर्ड। परचेज को उल्टा परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज करके लाए वापस कर दिए, रिटर्न आउटवर्ड। गुड परचेज में भी रिटर्न कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकता है, डिफेक्ट इन क्वालिटी वगैरह की वजह से। उसी तरह सेल्स रिटर्न, कुछ सामान हम लोग बेचे होंगे कोई कस्टमर को, वो भी तो हो सकता है हमको सामान क्या करते वापस कर दे, कुछ रीज़न की वजह से, क्वालिटी अच्छा नहीं हो या कुछ भी वजह से, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। देखो जब सेल करते हैं तो सामान मेरे पास से क्या होता है, चले जाता है कस्टमर के पास, अब कस्टमर वापस कर दिया तो फिर मेरे दुकान में आ रहा है ना, मतलब इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है, डेटर्स का मतलब क्या होता है, बार बार सुनते हुए ऐसा, डेटर डेटर डेटर। डेटर क्या होता है, बहुत को इसको डेप्टर बोलता है। क्या बोलता है, डेप्टर। डेप्टर नहीं है, बी क्या है, साइलेंट है, जैसे ऋतिक रोशन का क्या है, एच साइलेंट है ना, तो इसी तरह डेटर्स का बी भी साइलेंट है। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स वो इंसान है जिसको हम, मतलब बिजनेस, क्या क्या उधार में सामान क्या किया है, दिया है, उधार में सामान क्या किया है, दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर्स। और इनको हम लोग जब उधार देते हैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं, ऐसा नहीं 10 साल बाद देगा भाई पैसा, 5 साल बाद, वैसा दोस्ती नहीं, क्या है 1 साल के अंदर उसको पेमेंट करना है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर्स बोलते हैं। बल्कि बोल सकते हैं डेटर्स क्या, एक तरह का कस्टमर है। डेटर क्या है, कस्टमर है जिसको हम लोग सामान क्या किया, उधार में बेचे। देखो पढ़ो, इट इज़ अ पर्सन टू हुम, फर्म मतलब बिजनेस, हम लोग, फर्म क्या किया, सोल्ड किया गुड्स सर्विसेज ऑन, किस पे, क्रेडिट में, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब रोज़मर्रा बेचने खरीदने में हम इसको क्या किया, सामान उधार में बेचे हैं। क्रेडिटर्स कौन होता है, क्रेडिटर्स मतलब जिससे सामान इस बार हम लोग उधार में क्या किए, खरीदे, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसको सप्लायर। सप्लायर जिससे सामान हम लोग क्या किए हैं, उधार में खरीदे हैं। ठीक है, इट इज़ अ पर्सन फ्रॉम होम, फ्रॉम जिससे हम लोग मतलब कौन, इंटरप्राइज, इंटरप्राइज फर्म बिजनेस सब एक ही माने हैं। फर्म क्या किया, परचेज किया गुड्स और सर्विसेज ऑन, किस पे, क्रेडिट पे। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल पे। सर बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा सामान जो पैसे के जगह में, कैश के जगह में यूज़ किया जाए लेन देन में, उसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, बिल रिसीवेबल क्या होता है, मान लो मिस्टर जेड मेरा दुकान में आया, वो हमसे बोला सर एक पेन दीजिए, हम इसको पेन दे दिए, हम बोला पैसा दो, वो बोला सर हम आपको 1 हफ्ता बाद देंगे। 1 हफ्ते बाद हम बोला ठीक है, भरोसा का आदमी है, कहाँ जाएगा, स्टूडेंट है, भाग करके कहाँ जाएगा। तो हम 1 हफ्ते बाद उससे गए पैसा लेने के लिए, भाई मेरा पेन का पैसा दो, वो बोला सर हम आपको नहीं चिंते, जो करना है कर लीजिए, आपको पैसा नहीं देंगे। अब तो ये गंभीर मसला हो गया ना यार, मेरा नुकसान हो गया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मेरे पास एविडेंस भी कुछ नहीं है जो हम दिखा करके कोर्ट में केस करें या फिर पुलिस केस करे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरा दिन वही मिस्टर जेड फिर मेरा दुकान में आया, बोला सर हमको फिर से पेन दीजिए ना। हम बोला नहीं यार तुम चोर हो, पैसा नहीं देता है। वो बोला नहीं नहीं सर हम आपको पक्का 1 हफ्ता बाद पैसा दे देंगे। हम बोला रुको, इस बार तुम क्या करो, हम तुमको सामान उधार में बेचेंगे, लेकिन क्या करो, एक डॉक्यूमेंट हम बनाए, एक बिल बनाया, और वो बिल में उस इंसान का नाम लिखा, मिस्टर जेड तुम वादा करते हो हमको 1 हफ्ते के बाद 500 रुपया, मान लो पेन का दाम है 500 रुपया दोगे। वो क्या करेगा, मिस्टर जेड इस बिल में क्या करेगा, साइन कर लेगा। साइन कर लेना मतलब वो क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम 500 रुपया 1 हफ्ते बाद देंगे।
अब हम ये बिल क्या किया, अपने पास रख लिया, उसको पेन दे दिया, वो चला गया। एक हफ्ते के बाद हम उसके पास जाएंगे, बोलेंगे भाई हमको 500 रुपया दे। वो बोलेगा कौन सा 500 रुपया, तो हम उसको क्या करेंगे, बिल निकाल करके दिखाएंगे, देखो तुम साइन किया था यहाँ पर ही, एविडेंस मेरे पास, तुम पैसा दे रहा है कि हम जा करके कोर्ट में केस करें। तो जैसे कोर्ट का नाम लेगा वो बेचारा पसीना पसीना, नहीं लिए सर पैसा लिए, वो निकाल करके पैसा दे दिया। मतलब बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है कि वो बिल के बदले में पैसा हमको मिलेगा ना, फ्यूचर में रिसीवेबल मिलेगा पैसा, तो ये एक तरह का आसरा बनाना, फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा। डेटर्स को भी हम लोग जब सामान उधार में देते हैं तो क्या होता है, उससे पैसा मिलने वाला रहता है ना फ्यूचर में, ये भी क्या है, एक तरह का एसेट से, क्या है, एसेट से, फ्यूचर में प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग कमाएंगे। और बिल रिसीवेबल भी क्या है भाई साहब, एसेट से, क्योंकि फ्यूचर में हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। देखो पढ़ो, इट मीन्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट कौन करेगा, डेटर्स करेगा ना। मिस्टर जेड मेरे लिए क्या हुआ, डेटर्स हुआ ना, सामान हमसे खरीद करके ले गया उधार में, डेटर्स क्या करेगा, साइन करेगा, और उसके बदले में हमको पैसा क्या मिलेगा, एक स्पेसिफाइड डेट में, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हमको पैसा मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है, ये क्या है, एक तरह का एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में इससे हमको पैसा मिलने वाला है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या होता है सर, जिस तरह हम लोग मिस्टर जेड से साइन कराए, उसी तरह मान लो मिस्टर एक्स से हम लोग सामान खरीद करके लाते थे, उधार में हम उससे सामान खरीदे थे। एक बार वो आया हमसे पैसा लेने के लिए, हमको याद नहीं था, हम बोला भाई तुम्हारा कोई पैसा वैसा बाकी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो क्या हुआ, उसका लॉस वगैरह हो गया होगा। दूसरा बार हम उसके पास फिर गए पैसा सामान उधार में लेने के लिए सप्लायर से, वो बोला अरे यार तुम एक काम करना, बिल में साइन करो तुम। मतलब इस बार क्या कर रहे, बिजनेस हम क्या कर रहे, साइन कर करके आ रहे ना, एक्सेप्ट कर करके आ रहे बिल, और उसके बदले में हमको फ्यूचर में क्या है, पैसा देना है ना एक तरह से। तो ये एक तरह का क्या हुआ, लाइबिलिटीज हुआ कि नहीं, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या हुआ भाई, लाइबिलिटीज हुआ कि नहीं हुआ, एक तरह का फ्यूचर में पे करना है किसी बंदा को। क्रेडिटर्स भी क्या होता है, क्रेडिटर्स भी क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। डेटर्स और बिल रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट्स होता है। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, जिसके बदले में बिजनेस को क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, जिम्मेदारी है उसको पैसा पेमेंट करना है। तो जब साइन कर करके आते हैं इस बार, इट मीन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट कौन किया, फर्म किया, किस लिए, एक अमाउंट को पे करने के लिए, फिक्स अमाउंट। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल में जब डेटर्स और बिल रिसीवेबल को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। और ट्रेड पेएबल में क्या होता है, ट्रेड पेएबल में आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेड पेएबल्स हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अब उसके बाद हम लोग आएंगे बैड डेट के तरफ। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट का मतलब होता है जिस बंदे को हम लोग सामान उधार में दिए हैं ना, वो बंदा पैसा नहीं चुका पा रहा है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, उसका लाइबिलिटीज़ उसका एसेट से ज़्यादा हो गया, मतलब वो इंसान कंगाल हो चुका है, उसके पास इतना सलाहियत नहीं है कि वो पैसा दे सकेगा। तो होता है ना बहुत बार कोई इंसान ऑलरेडी बेचारा लॉस हो जाता है, बिजनेस में सब कुछ उसका लूट जाता है, उससे क्या ही हम पैसा रिकवर करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम में जिस बंदे को, मान लो मिस्टर जेड को इस बार हम लोग पेन दिए थे ना, वो बेचारा कंगाल हो चुका है, उससे अब हम क्या पैसा लेंगे, नहीं मिल पाएगा हमको, तो वो क्या कहलाता है, बैड डेट। बैड डेट क्या है, लॉस है बिजनेस के लिए, क्या है, लॉस है। या फिर वो बंदा का डेथ हो गया, उसके बदले में हम लोग पैसा उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं, जो अमाउंट जिससे बाकी था, जो डेटर से, और डेटर से पैसा हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका लॉस हो गया, बिजनेस में इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। मतलब इट इज़ द अमाउंट विच बिकम्स इरिकवरेबल, डेटर से आप नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। उसके बाद आते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या है, वो इंसान जो पोजीशन में नहीं है पैसा देने का, उधार देने का उसका सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, कंगाल हो चुका है। अब आएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन वर्ड हम लोग बहुत सुने होंगे। डेप्रिसिएशन आप लोग भी देखें, आप 10,000 का फ़ोन लेकर के आए हो, कल उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बेचोगे तो 10,000 मिलेगा, नहीं ना, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज़ अ फॉल, गिर जाता है वैल्यू फिक्स एसेट्स का। वो किसी भी रीज़न के वजह से हो सकता है, या तो यूज़ करने के वजह से, या तो टाइम गुजर जाने के वजह से वो पुराना मॉडल हो जाता है, उसका वैल्यू गिर जाता है। मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ गया, यूज़ करते हुए वियर एंड टियर, जंग लग गया, खराश लग गया, उसके वजह से उसका क्या होता है, वैल्यू गिर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का, देख लो, डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट के मतलब हम लोग बचपना से वाकिफ़ है डिस्काउंट क्या होता है ना, खास करके लड़कियां लोग डिस्काउंट के बारे में उन लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है हम लोग से, बार्गेनिंग पावर। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग सेलर से दाम क्या करा लेते हैं, कम करा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक, अब डिस्काउंट सर दो तरह का होता है अकाउंट्स में, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। सर ये क्या नया वर्ड सुने? हाँ, दो तरह का अकाउंट्स में डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की तरफ। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? पहले एक सिनारी हम तुम लोग को पूरा एग्जाम्पल समझाते हैं, वो एग्जाम्पल को अच्छे से क्लिक करना है। मान लो मेरा एक साड़ी बेचने का बिजनेस है। क्या बेचने का बिजनेस है? साड़ी बेचने का। ठीक है, मिस्टर जेड बोल करके एक बंदा मेरे दुकान पे आया, बेचारा परेशान था, अपना वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदने आया था, साड़ी लेने आया था। ठीक है, वो आकर के हमसे साड़ी का दाम कराया, बोला भाई साहब आपका एक साड़ी का दाम कितना है? हम बोला भाई मेरे पास एक साड़ी का दाम ये वाला पसंद आया उसको, हम बोले इसका साड़ी का दाम 2000 रुपया। कितना है? 2000 रुपया। वो बोला सर ऐसा ऐसा 10 पीस पैक कर दीजिए। हम ठीक है 10 पीस, एक पीस का दाम कितना था? एक पीस का दाम था 2000, 10 पीस उसके लिए कितना हो गया? 2 × 10 मतलब 20,000 हो गया कि नहीं दाम? 20,000 उसके सामान का दाम हो गया। वो बोलेगा भैया आपसे इतना सामान का वैल्यू का हम दाम लिया, एक साड़ी का दाम 2000, 20,000 का माल खरीदे, कुछ कम नहीं करिएगा? हम बोलेंगे ठीक है आप 18,000 दे दीजिए। कितना दे दिए? 18,000। क्यों दिया इसको 2000 कम? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू का सामान खरीदा है, या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा ना, बल्क में सामान खरीदता, होलसेल में डिस्काउंट देता है ना, तो ये डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सेलर देता है, किस लिए? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ज़्यादा सामान खरीदने पे या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू का सामान खरीदने पे जो उसको डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब जब हम इसको सामान जो बेचे 20,000 का माल कितना? 18,000। तो हम 20,000 का माल नहीं बेचा, बल्कि कितना का माल बेचा? 18,000 का, क्योंकि ये बार्गेनिंग जो है खरीदने से पहले ही हो चुका है, दाम दर फिक्स। तो मेरा सामान जब हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम मिस्टर जेड को जो साड़ी बेचा वो 20,000 का नहीं बेचा, बल्कि कितना का बेचे हैं? 18,000 का। वो भी बंदा जो खरीद करके ले जाएगा मेरे दुकान से, वो 20,000 का माल नहीं लेकर के गया, बल्कि कितना का माल लेकर के गया? 18,000 का। समझ में? इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट पहले ही, दाम होने से पहले ही फिक्स हो गया वो डिस्काउंट। समझ में आया? इसलिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट नहीं देते हैं। अब सुनो, उस लेकर के सामान कितना का पैक हुआ? बिल 18,000 का। हम बिल बनाने में रेडी है, वो क्या किया है? पॉली उठाया, लेकर के दुकान से निकल रहा। हम बोला अरे यार रुको, पैसा नहीं दोगे? वो बोला सर पैसा हम आज नहीं देंगे आपको, हम 1 महीना बाद देंगे पैसा। कब देंगे? 1 महीने बाद। हम बोला ठीक है, भरोसा का आदमी है, कहाँ जाएगा? हम बोला ठीक है लेकर के जाइए। लेकिन जैसे ही वो दुकान से निकल रहा था, हम बोला मिस्टर जेड रुक जाइए। वो बोला क्या हुआ सर? हम बोला आप 1 महीना का बोले हैं ना पैसा का, तो आप ठीक है अगर 1 महीने के अंदर ही आप पेमेंट कर दीजिएगा, मतलब लेट नहीं करिएगा, अगर पैसा 1 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट कर दीजिएगा, मतलब टाइम पे पेमेंट आप अगर कर दीजिएगा, तो हम ये 18,000 के ऊपर भी आपको 10% का क्या दे देंगे? छूट दे देंगे। किस लिए दिया ये डिस्काउंट? टाइम पे पेमेंट करने के लिए। किस लिए? टाइम पे पेमेंट करने के लिए ये डिस्काउंट दिया। तो वो बंदा क्या किया? सुन करके चला गया, जेड सुन करके चला गया कि ठीक है सर हम कोशिश करेंगे आपको 1 महीने के अंदर दे देने का। उसके पास पैसा दूसरा ही दिन आ गया, वो दौड़े दौड़े आया, बोला सर आपका 18,000 रुपया बाकी है ना? हम बोला हाँ 18,000 रुपया बाकी है। वो बोले ले लीजिए आप अपना पैसा। हम बोले ठीक है दीजिए 18,000। बोला नहीं सर आप कुछ बोले थे कल जाते वक्त। हम बोला क्या बोला था? भाई आप बोले थे दुकान से निकलने के टाइम में कि अगर हम टाइम पे 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आप हमको 10% डिस्काउंट दीजिएगा। हम बोला हाँ यार बोला तो था, लेकिन वो जब कल खरीद करके गया था तो हम उसी टाइम रिकॉर्ड कर लिए थे ना कि हमको मिस्टर जेड से कितना मिलने वाला है? 18,000 का। क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना वो कब ला करके देगा, 1 महीने बाद दे सकता है, 2 महीने बाद दे सकता है, 1 दिन बाद दे। तो हम उसी दिन जिस दिन वो दुकान से निकला, हम कितना का रिकॉर्ड कर लिया था? 18,000 का पैसा हमको किससे लेना है? मिस्टर जेड से। अब मिस्टर जेड आया 1 दिन के बाद ही पेमेंट किया, तो क्या वो 18,000 पेमेंट करेगा? नहीं ना। हम उसको क्या ऑफर दिया था ना? 10% डिस्काउंट, मतलब 1800 रुपया उससे हम कम लेंगे कि नहीं? मतलब अब वो हमको पैसा देगा कितना? 16,200 रुपया देगा कि नहीं? तो यहाँ पर हमको दूसरा दिन पैसा मिला 16,200, लेकिन हम आसरा कितना लगा करके थे जेड से? 18,000 का। तो ये जो 1800 रुपये जो डिस्काउंट दिया इस बार, ये कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। इसलिए कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि 18,000 का आसरा
पैसा मिला 16,200, तो अभी भी 1,800 रुपये डिफरेंस हो रहा ना ऊपर नीचे, तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया। एक तो हुआ आपका टाइम पे पेमेंट करने के लिए। अब एक और सिनारियो समझो, मिस्टर जेड 18,000 का सामान मेरा दुकान से लेकर के गया, हम 18,000 संगे संग रिकॉर्ड कर दिए कि मिस्टर जेड से हमको 18,000 मिलने वाला है, कब, 1 महीने बाद। ठीक, अब हम भी तो बिजनेसमैन है, मेरा भी घर में तो ज़रूरत पड़ सकता है, मेरी भी बीवी तो साड़ी के लिए या कोई और चीज़ के लिए डिमांड कर सकती है। अब हमको पैसा का ज़रूरत है, तो हम क्या किया, किससे पैसा ले, कहाँ से ले, हमको याद आया, अच्छा मिस्टर जेड को हम 18,000 का कल माल बेचे थे। हम दौड़े दौड़े मिस्टर जेड के पास चले गए, मिस्टर जेड के पास गए, बोला भाई पैसा दो। मिस्टर जेड बोलेगा अरे कैसा आदमी है आप, आपको बोले थे ना हम 1 महीना बाद पैसा देंगे, अगर पैसा रहता तो हम उसी टाइम आपको नहीं दे सकते थे। हम बोला देखो भाई हमको बहुत पैसा का ज़रूरत है, मेरा वाइफ वहाँ जिद कर रही है आईफोन दिलाने के लिए, 18,000 कम पड़ रहा, हमको दे दो पैसा। तो मिस्टर जेड बोलेगा हम आपको टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, मेरे पास है ना, हम आपको 1 महीना बाद देंगे। तब फिर हम मिस्टर जेड को क्या करेंगे, ऑफ़र करेंगे, देखो भाई 18,000 तुम आज 1 महीने बाद दोगे। वो बोला हाँ। हम बोला अगर आज ही आप पेमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, जो 1,800 रुपये, आपको कितना देना पड़ेगा, 16,200। मिस्टर जेड को आया लालच, मिस्टर जेड बोला अरे संगे संग 1,800 रुपया का फ़ायदा, वाह। मिस्टर जेड बोला रुकिए, लॉकर में गया, वो अपना निकाल करके 16,200 रुपया ला करके दे दिया। इस बार जो हम इसको डिस्काउंट दिए किस लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए ना, अर्ली पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, या फिर टाइम पे पेमेंट करने पे डिस्काउंट देते हैं। उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब वो सामान खरीद करके गया था तो हम कितना रिकॉर्ड किया था, 18,000, और मिल रहा है पैसा कम, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट जो डिफरेंस उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट फिर मैच नहीं होगा। समझ में आया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, होप करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया। फर्दर वीडियोस आते रहेगा इस चैनल के लिए, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। होप करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए हम लोग के एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स के लिए। थैंक यू।